हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। डिजीज़ ट्रांसमिशन क्या होता है? किसी भी डिजीज़ का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से लेकर के ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचना डिजीज़ ट्रांसमिशन कहलाता है। डिजीज़ ट्रांसमिशन को आगे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी डिजीज़ का ट्रांसमिशन एक चेन की फॉर्म में होता है। चेन इन द सेंस द रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबल होस्ट। रिजर्वायर का मतलब एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू वो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी। और होस्ट वो है जो ह्यूमन बीइंग है, जो होस्ट डिजीज़ को होस्टिंग करने के लिए है। इस डिजीज़ ट्रांसमिशन की चेन में हमारे पास में है इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मीन ऑफ ट्रांसमिशन दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। हम लोग इन करीब 6 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास द इन्फेक्शियस एजेंट, एनी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ इन्फेक्शियस एजेंट। ऐसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी डिजीज़ को कॉज करते हैं, पैथोजेंस हैं, वो सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है? द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर इट्स ऑकरेंस, जिसे हम रिजर्वायर कहते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेज और इज डिसेमिनेटेड टू द होस्ट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एनिमल या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस जिसके थ्रू कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट पास होता है और एक नॉर्मल होस्ट बॉडी को डिसेमिनेटेड करता है या उसको वो बीमारी फैलाता है। बात करते हैं रिजर्वायर की। एनी पर्सन, एनिमल, ऑर्थोपॉड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंसेस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ these in which an infectious agent normally lives and multiplies, on which it depends primarily for survival and where it reproduces itself in such a manner that it can be transmitted to a susceptible host. रिजर्वायर वो होता है जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली रहता है, मल्टीप्लाई होता है अपने अंदर, अपने नंबर्स के अंदर अपनी संख्याओं में बढ़ोतरी करता है और अपने सर्वाइवल के लिए उसी बॉडी के ऊपर वो निर्भर भी रहता है और फिर किसी ससेप्टेबल होस्ट के पास पहुंच जाता है। वो सारे रिजर्वायर, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, ऑर्थोपॉड हो सकता है या कोई प्लांट, सॉइल या कुछ भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब रिजर्वायर वो होते हैं जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो डिजीज़ को कॉज करेगा, वो उस बॉडी के अंदर रहता है, ग्रोथ करता है, डेवलप होता है और फिर उसी के थ्रू वो ट्रांसमिट होकर के किसी दूसरे नॉर्मल होस्ट के अंदर पहुंचता है। तो जिस पर्सन से वो पहुंचा या जिस मीडियम से वो पहुंचा, वो मीडियम रिजर्वायर कहलाया। रिजर्वायर के एग्जांपल्स हमने देख लिए। कोई आदमी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल, ऑर्थोपॉड, प्लांट्स, कुछ भी हो सकता है। रिजर्वायर को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट, ह्यूमन रिजर्वायर, सेकेंड, एनिमल रिजर्वायर, थर्ड, नॉन लिविंग रिजर्वायर्स। ह्यूमन रिजर्वायर उसे कहा जाता है जहाँ ह्यूमन बॉडी ही होस्ट होती है और ह्यूमंस में ट्रांसमिट करता है डिजीजेस को। एनिमल रिजर्वायर्स जहाँ पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो ह्यूमंस नहीं होते, वो एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डिजीज़ जैसे कि रेबीज़, येलो फीवर एक्सेट्रा। और ऐसी डिजीज़ जूनोसिस भी कहलाती है जो किसी वर्टिब्रेट एनिमल्स से मैन के अंदर ट्रांसमिट होती है। नॉन लिविंग रिजर्वायर्स, ऐसे रिजर्वायर्स न तो एनिमल्स होते हैं न ही मैन्स होते हैं, कोई लिविंग क्रीचर नहीं होते। वो सॉइल हो सकते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं ह्यूमन रिजर्वायर्स की। ह्यूमन रिजर्वायर्स को 2 तरीक़ों से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, केसेस और सेकंड, कैरियर्स। केसेस किसे कहते हैं? अ पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाइड एज हैविंग पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशंस और हु इज़ इन अंडर इन्वेस्टिगेशन। केसेस वो होते हैं जो कि
क्लिनिकली आइडेंटिफाइड हो चुके हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन के साथ, या जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ प्रेजेंट है या हेल्थ डिसऑर्डर उनके अंदर है। इन केसेस को 3 सब कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, जो क्लिनिकल, सब क्लिनिकल और लेटेंट केसेस के अंदर मिलते हैं। बात करते हैं क्लिनिकल केसेस की। क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं जो इन्फेक्शन के साथ होते हैं और ऑब्वियसली ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल सिम्टम्स भी उनके अंदर होते हैं। क्लिनिकल केसेस माइल्ड और मॉडरेट भी हो सकते हैं, टिपिकल और अटिपिकल हो सकते हैं, और सीवियर और फैटल भी हो सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकली माइल्ड केसेस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं किसी इन्फेक्शन के, क्योंकि वो बहुत ही ईजीली किसी भी डिजीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जहाँ वो भी जाएंगे वहाँ वो डिजीज़ को ट्रांसमिट ईजिली कर सकते हैं। बात करते हैं सब क्लिनिकल केसेस की। सब क्लिनिकल केसेस में कोई ऑब्वियस सिम्टम्स तो नहीं दिखाई देते, लेकिन इनको लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू ही डिटेक्ट किया जा सकता है। दीज सब क्लिनिकल केसेस आर रेफर्ड एज इनएपरेंट, कोवर्ट, मिस्ड और अबॉर्टिव केसेस। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें इन्फेक्शियस एजेंट तो होता है, लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देता, लेकिन ये इन्वायरमेंट में अपने इन्फेक्शन को उसी तरह फैला सकते हैं जैसे क्लिनिकल केसेस फैलाया करते हैं। सब क्लिनिकल केसेस को सिर्फ लैब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। वैसे कुछ डिजीजेस, फॉर एग्जांपल रूबेला, मम्प्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड बी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। बात करते हैं लेटेंट केसेस की। लेटेंट केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिनमें इन्फेक्शियस एजेंट तो होता है, लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाता, कोई अपना रिएक्शंस नहीं दिखाता बॉडी के ऊपर, वो डोरमेंट स्टेज के अंदर उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो लेटेंट केसेस कहलाते हैं। लेटेंट केसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें इन्फेक्शियस एजेंट की अब्सेंस है और कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। इन्फेक्शियस एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज के अंदर रहते हैं। Depending upon the case introduced into population, they are classified in 3 different categories: index cases, primary cases, and secondary cases. Index cases, person that comes to the attention of public health authorities. Index case का मतलब एक ऐसा infected person या ऐसा केस जो इन्वेस्टिगेटर की नज़र में तो आया है, वो शायद प्राइमरी केसेस भी हो सकता है, उसके लिए कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्राइमरी केसेस, फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉपुलेशन। किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ का पहला केस जो मिलता है, फर्स्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन मिलता है किसी डिजीज़ का, तो ऐसे केसेस को प्राइमरी केसेस कहा जाता है। और थर्ड वन इज़ सेकेंडरी केसेस। प्राइमरी केसेस के कांटेक्ट में आने से जिसके अंदर डिजीज़ हुई है या इन्फेक्शन हुआ है वो सेकेंडरी केसेस कहलाया। रिव्यू करते हैं इंडेक्स केसेस। ऐसा पहला केस जो पहली बार अटेंशन में आया है किसी इन्वेस्टिगेटर के। प्राइमरी केसेस जिसके अंदर किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का फर्स्ट केस जहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। सेकेंडरी केसेस जहाँ पर प्राइमरी केसेस के कांटेक्ट में आने पर या प्राइमरी जो केसेस के कांटेक्ट में आने से दूसरा जो पर्सन है जो इन्फेक्टेड हुआ है वो सेकेंडरी केसेस कहलाता है। बात करते हैं कैरियर्स की। कैरियर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी केसेस जो होंगे वो सारे के सारे केसेस खुद भी इन्फेक्टेड होंगे और दूसरों को भी इन्फेक्टेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कैरियर्स की बात होगी, यहाँ पर कुछ ऐसे कैरियर्स भी होंगे जिसके अंदर खुद में तो कोई इन्फेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्टेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर बन जाएंगे। डेफिनेशन: एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट हार्बर्स अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द absence ऑफ discernible clinical disease and serves as potential source of infection to others। एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जो इन्फेक्शियस एजेंट को तो अपने बॉडी के अंदर कंटेन करके रखता है, उसको लेके चलता है, लेकिन उसके अंदर खुद में कोई तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते या कोई डिजीज़ उसके अंदर तो नहीं होती, लेकिन वो दूसरों को डिजीज़ फैलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियली कैपेबल होता है। इसका रीज़न क्या है? किसी भी पर्सन का इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट या इनएडिक्वेट उसका इम्यून रिस्पॉन्स के कारण से डिजीज़ एजेंट कम्प्लीटली उसकी बॉडी से नहीं जाता, और ऐसे केसेस
कैरियर स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैरियर्स के 3 मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ डिजीज एजेंट इन द बॉडी, मतलब जो डिजीज एजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो तो प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर। अब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, लेकिन किसी तरह के साइंस एंड सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। और तीसरा, शेडिंग ऑफ डिजीज एजेंट इन द डिस्चार्जेस और एक्सक्रिएशन, और उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्कार्ड करेगा अपनी बॉडी से एक्सक्रिएशन के साथ में, वोमिटिंग के साथ में, एक्सेट्रा। एज अ रूल, कैरियर्स आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस, बट एपिडेमियोलॉजिकली दे आर मोर डेंजरस देन केसेस। कैरियर्स लेस इन्फेक्शियस तो होते हैं, लेकिन अगर एपिडेमियोलॉजिकली उसको देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और डेंजरस होने की कुछ कॉजेज़ हैं, बिकॉज क्या है वो पहला देखते हैं हम लोग। एस्केप रिकॉग्नाइजेशन, पता ही नहीं चलता है उसके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और उसको हम लोग फ्री कर देते हैं, और वो आगे जाकर के डिजीज़ को स्प्रेड कर देता है। उसकी लाइफस्टाइल लोगों में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे नॉर्मल पर्सन की होती है, पता ही नहीं चलता उसमें कोई डिजीज़ है भी या नहीं है, और ससेप्टेबल होस्ट को बिल्कुल वैसे ही इन्फेक्ट करता है जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स की। कैरियर्स को मेनली 3 तरीक़ों से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ इंक्यूबेटरी कैरियर, सेकंड कन्वर्जेंट कैरियर, एंड थर्ड हेल्दी कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर ऐसे कैरियर्स होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट को इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ही फैलाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पैथोजन का बॉडी के अंदर एंटर होने से लेकर के फर्स्ट साइन जहाँ अराइज होता है उसके बीच का जो गैप है वो पूरा का पूरा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ऐसे जो कैरियर्स होंगे जो उस पीरियड के दौरान ही कम्युनिकेबल होते हैं, वो सारे के सारे इंक्यूबेटरी कैरियर्स कहलाते हैं। सेकेंड है कन्वर्जेंट कैरियर, ऐसे कैरियर जो कन्वर्जेंट स्टेज के अंदर डिजीज़ को फैलाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थर्ड है हेल्दी कैरियर्स, ये ऐसे कैरियर होते हैं जो बिना किसी डिजीज़ से सफ़र हुए कैरियर स्टेज को डेवलप करते हैं, वो हेल्दी कैरियर कहलाते हैं। कन्वर्जेंट कैरियर्स, दोज हु कंटिन्यू द शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस। In the disease, clinical recovery does not coincide with bacteriological recovery. Serious threat to HH members highlights importance of bacteriological surveillance of carrier state after recovery. Example: typhoid fever, cholera, diphtheria, bacillary dysentery, pertussis, etc. Healthy carriers, victims of subclinical infection who have developed carrier state without suffering from overt disease but are nevertheless shedding the disease agent. Example: poliomyelitis, cholera, meningococcal meningitis, salmonellosis, diphtheria. Depending upon duration of shedding of infectious agent, carriers are again classified in 2 different categories: temporary carrier and chronic carrier. टेम्पररी कैरियर्स ऐसे कैरियर्स जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट को एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फैलाते हैं, और क्रॉनिक कैरियर्स इन्फेक्शियस एजेंट को इनडिफाइनेड पीरियड तक फैला सकते हैं। क्रॉनिक कैरियर्स, दीज आर फार मोर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन देन केसेस, सो एज लॉन्गर द कैरियर स्टेट द ग्रेटर द रिस्क ऑफ कम्युनिटी। क्रॉनिक कैरियर्स जितना लंबे समय के लिए सोसाइटी में या कम्युनिटी में होंगे उतनी ही उससे आने वाली रिस्क भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्रॉनिक कैरियर्स का जो ड्यूरेशन है डिजीज़ के अनुसार अलग अलग होता है, जैसे कि टाइफाइड फीवर या हेपेटाइटिस बी जैसी डिजीज़ के अंदर क्रॉनिक कैरियर्स जो है कई सालों तक रह सकते हैं। जैसे कि क्रॉनिक डिसेंट्री, इसमें ये कैरियर 1 साल और उससे कुछ समय ज़्यादा भी रह सकता है। जैसे कि डिप्थीरिया और टाइफाइड फीवर दूसरी डिजीज़ के एसोसिएशन के साथ में कैरी होते हैं। मैरी मेलोन 1869 से 1938 इसका लाइफ स्पैन था। ये वो पहली लेडी थी जो कि असिम्टोमेटिक कैरियर के रूप में आइडेंटिफाई हुई थी यूएस में। इस लेडी को टाइफाइड फीवर था, इसीलिए इसे टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता था। इसने करीब 50 लोगों को इन्फेक्टेड किया था, उसमें से कुछ लोग मर भी गए थे, करीब 3 लोग मर गए थे उसके इन्फेक्शन के कारण से। और मैरी मेलोन को यूएस पब्लिक अथॉरिटीज़ के थ्रू
2 बार आइसोलेट किया गया था और उसी दौरान उसकी डेथ भी हो गई थी। और कैरियर का तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो पोर्टल ऑफ एग्जिट के अकॉर्डिंग है, जिसमें रेस्पिरेटरी कैरियर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, फैकल और इंटेस्टाइनल कैरियर एग्जाम्पल टाइफॉइड और कॉलेरा, ब्लड कैरियर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी एंड HIV एक्सेट्रा, और यूरिनरी कैरियर्स एग्जाम्पल टाइफॉइड, और सेक्सुअल कैरियर एग्जाम्पल गोनेरिया एंड HIV एक्सेट्रा। कैरियर्स के क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से देखते हैं। कैरियर्स को 3 तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है, टाइप्स के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग और पोर्टल ऑफ एग्जिट के अकॉर्डिंग। टाइप्स के अकॉर्डिंग कैरियर्स इंक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं, कन्वर्जेंट कैरियर होते हैं और हेल्दी कैरियर होते हैं। और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 2 तरीका क्लासिफिकेशन है, इसमें टेम्पररी कैरियर्स होते हैं और क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं। और तीसरा जो अभी हमने देखा जो कि पोर्टल ऑफ एग्जिट के अकॉर्डिंगली, उसके अंदर हमारे पास में 4 तरीके के कैरियर्स होते हैं, एग्जाम्पल यूरिनरी कैरियर्स, इंटेस्टाइनल कैरियर्स, रेस्पिरेटरी कैरियर्स और अदर्स। अभी तक जो हमने पढ़े वो सारे के सारे कैरियर्स के बारे में था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमल रिजर्वॉयर्स के बारे में। एनिमल रिजर्वॉयर्स, इन्फेक्शन दैट इज ट्रांसमिबल अंडर नेचुरल कंडीशन फ्रॉम एनिमल्स टू मैन। एक ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल से मैन में होता है वो एनिमल रिजर्वॉयर्स कहलाते हैं सारे के सारे। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरियल, लेप्टोस्पायरा, प्लेग फ्रॉम रैट एक्सेट्रा, जैसे कि वायरल, रेबीज, प्रोटोजोआ, लिस्मेनियासिस, हेलमिंथिस लाइक हाइडेटाइट डिजीज फ्रॉम डॉग एक्सेट्रा। कुछ रिजर्वॉयर्स नॉन लिविंग भी होते हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। क्लोस्ट्रीडियम टिटनई, जिसके कारण से टिटनस होता है, वो सॉइल में ज़िंदा रहता है। हुकवॉर्म्स अपने एग जो होते हैं वो सॉइल में देते हैं। कुछ एनिमल्स के फीसेस में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस, प्रोटोजोआस होते हैं और वो पानी को कंटामिनेटेड कर देते हैं, जिसके कारण से ह्यूमंस में वो डिजीजेस आ जाती है। अब बात करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट की। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब रूट ऑफ एस्केप ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द रिजर्वॉयर। एग्जाम्पल जैसे कि रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हो, GI से रिलेटेड, ब्लड का एक्सपोजर होना या फिर स्किन का ब्रेक होना, इनके थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है वन पर्सन टू अनदर, वो सारे के सारे पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाते हैं। सिंपल में समझते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट इट मीन्स कि जहाँ से आपका वो ऑर्गेनिज्म एक जो कैरियर में से नॉर्मल होस्ट में जाने वाला है, तो वो कहाँ से एलिमिनेट हुआ उस कैरियर की बॉडी में से, वो वोपिंग के साथ में, स्नीजिंग के साथ में, या स्टूल के साथ में बाहर आया, या ब्लड के साथ में बाहर आया, वो सारे के सारे रूट्स पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाते हैं। और जो अनदर पर्सन है जो उन सारे ऑर्गेनिज्म को ले रहा है, उन सारे मीडियम से जिनके थ्रू वो अडॉप्ट करेगा, चाहे इनहेल करके, चाहे इन गैस करके, चाहे इनॉक्यूलेशन के साथ में, वो सारे के सारे पोर्टल ऑफ एंट्रीज कहलाएंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड बाय विच द पैथोजन गेट्स फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द न्यू होस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मीनिंग कि एक नॉर्मल होस्ट के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन से उस पैथोजन का एंट्री होने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, या जिस मीडियम से वो ट्रांसमिट होता है वो सारे के सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को 2 तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ में किसी से छूना, किस करना, इस तरीके से जो डायरेक्ट टच से हुए हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से हुए हैं। दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग, इसके थ्रू ट्रांसमिट होना। कांटेक्ट विद सॉइल, मिट्टी से कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी का टिश्यूज, जैसे कि चोट लग जाती है जिसके कारण से मिट्टी लग गई चोट के ऊपर, इस तरह कांटेक्ट विद सॉइल। इनॉक्यूलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, डॉग बाइट हो गया है, रैट बाइट हो गया है, कैट बाइट्स हो गए हैं, उन बाइट के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है स्किन को इंटरप्ट करते हुए, तो ऐसा मेथड इनॉक्यूलेशन मेथड कहलाते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास में वर्टिकल मेथड। सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो एग्जांपल्स है हमारे पास में फीकल बॉन्ड, व्हीकल्स जैसे कि मिल्क, वाटर, ये सारे व्हीकल्स के ऐसे सारे वो एडिबल्स हैं, पानी हो गया, ये सारे के सारे मीडियम बनते हैं या एक व्हीकल बनते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंटर होने के लिए। वैसे ही दूसरा है वेक्टर बॉन्ड, किसी वेक्टर के थ्रू, मॉस्किटो बाइट वगैरह, और उसके अलावा एयर बॉन्ड ट्रांसमिशन, फॉमिट बॉन्ड ट्रांसमिशन। फॉमिट बॉन्ड का मीनिंग मेरे थ्रू यूज़ की वो सारी चीज़ें, अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ तो मेरे थ्रू यूज़ की सारी चीज़ें कंटामिनेटेड हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा कर्सिव हो सकता है, मेरा पेन, पेंसिल, मोबाइल, इसको अगर कोई नॉर्मल होस्ट यूज़ करता है तो उस कंडीशन के अंदर वो इन्फेक्शन उस पर्सन में भी जा सकता है। तो मेरी ओर यूज़ की हुई सारी चीज़ें फॉर्मेट्स कहलाई। उसके अलावा अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे और कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। थैंक यू।